जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 11th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में हम आपकी हिस्ट्री की किताब के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिया जा रहा है वो सभी आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हो चुके हैं उसमें से चुन चुन के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। तो अभी आपका जो हिस्ट्री का एग्जाम होगा बच्चों उसमें इन क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लेना। और इसमें हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपके 3 नंबर में आते हैं, और आपके जो 8 नंबर में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 यानी कि चैप्टर 2 का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, चैप्टर 3 है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, चैप्टर 5 है यायावर साम्राज्य, और चैप्टर 6 है हमारा 3 वर्ग। तो हम इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आज का जो वीडियो है बच्चों वो कम से कम आपका 1 घंटे का बनेगा, लेकिन अगर आपने इसको 1 घंटे तक पूरा कंप्लीटली देख लिया तो आई एम 110% श्योर कि आपके हिस्ट्री के एग्जाम के लिए 1 नंबर की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। बशर्त क्या है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1 घंटे से पहले भी मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा आज का वो है लेखन कला और शहरी जीवन। हम चैप्टर वाइज चलेंगे, जैसे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, इस तरीके से, ठीक है। बाकी के आपको पार्ट 2 में समझाएंगे। आपको पार्ट 2 का जो लिंक है बच्चों यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहला प्रश्न आ जाता है हमारा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, कई बार ये आया हुआ है प्रश्न हमारे सामने। देखो ये है कि विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है, आपको उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है बच्चों, उसका नाम है काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, या फिर ये सिंपल सा आप ये कह सकते हैं कि काल गणना है, सिंपल सा, ठीक है, और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। अब ये थी क्या भाई, हमें इसको वर्णित करना है, ठीक है। तो शुरुआत में देखो क्या होता था, मेसोपोटामिया में जो भी किस्से वगैरह हुआ करते थे, कुछ कहानियां होते थे, इससे तो आप मौखिक रूप से याद रख सकते हो, लेकिन किसी साइंस को, किसी मैथ को, या फिर किसी भी विज्ञान को, किसी भी नियम को आप याद तो नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें विज्ञान को, गणित को जीवित बनाए रखने के लिए, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते रहने के लिए दस्तावेज और किताबों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए लेखन कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। काल गणना का लेखा जोखा भी हमें लिखित रूप में मेसोपोटामिया से जो साक्ष्य मिले हैं उससे देखने को मिलता है, जिसमें 1800 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया से में कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे ये गुणा भाग यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी से परिचित हुआ करते थे। तो इसीलिए इसको गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नॉर्मली क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो गया या फिर सूर्य ग्रहण होता है, तो इन सभी का, तारों का, तारामंडल की स्थिति का हिसाब किताब रखा जाता है। जैसे आज के साइंस जो होती है वो भी इन सभी का हिसाब किताब रखती है, टेलीस्कोप के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई, लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया के लोग भी ऐसा करते थे, जबकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। वो कैसे करते थे, लिखित दस्तावेजों के अनुसार करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे काल गणना के लिए जो है इन्होंने ना टाइम पीरियड को बांटा हुआ था। कैसे, इन्होंने एक वर्ष को बांटा हुआ था 12 महीने में, और एक महीने को बांटा हुआ था 4 हफ्ते में, और एक दिन को बांटा हुआ था 24 घंटे में, और एक घंटे को बांटा हुआ था 60 मिनट में, और 60 मिनट को बांटा हुआ था सेकंड में, इस तरीके से कुछ है ना। तो ये क्या है, ये काल गणना का उन लोगों का विभाजन है कि हम एक वर्ष को पहले 12 महीने में डिवाइड करेंगे, जैसे नॉर्मली हमारा होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं नॉर्मली, और एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट ऐसे होते हैं, ठीक है। अब मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मेनली यहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते थे, विद्यार्थी होते थे, ये पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ाया करते थे, क्योंकि पुरानी जो पट्टिकाएं हैं उनसे इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता था, इसीलिए, ठीक है। कुछ छात्रों ने बौद्धिक उपलब्धियों को संवारा तथा अगले ने अगले को पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान था वो इसे आगे बढ़ाते रहे, ठीक है ना। तो ये वो देन है मेसोपोटामिया की विश्व को, जो आज भी चली आ रही है, ठीक है भाई। ये कंप्लीट हो गया आपका पहला क्वेश्चन, विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है, इसके बारे में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, ये ज्यादातर आपका जो प्रश्न है वो 8 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं।
मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापारिक स्थल पर स्थित था, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एक तरीका तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर था, इसका वर्णन कीजिए। और दूसरा तरीका क्वेश्चन को पूछने का ये रहेगा बच्चों कि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सफल नहीं था, परंतु व्यापारिक और समृद्धि की दृष्टि के मामले में अद्वितीय था, इसका वर्णन कीजिए या कैसे था। तो क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है बच्चों, याद रखें इस बात को। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी आंसर को लिखने में। अब लिखेंगे, मारी नगर वाकई में एक अत्यंत इंपॉर्टेंट जो ट्रेड एरिया था वहां पे स्थित था। कैसे? मारी नगर से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा एवं अन्य किस्म की जो माल हुआ करता था वो नावों के जरिए जाया करता था। कहां से? फरात नदी के रास्ते ये दक्षिण में चला जाता था, तो कभी तुर्की, कभी सीरिया, कभी लेबनान, ठीक है, ऐसे चला जाया करता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था? व्यापार मारी नगर का दक्षिण तुर्की, सीरिया, लेबनान के बड़े बड़े एरिया तक फैलता था। ठीक है ना, कहां से? केवल मारी नगर से ही। उसके बाद दक्षिणी नगरों की घिसाई पिसाई के लिए पत्थर, चक्कियां, लकड़ी, शराब और तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत कहां पे आके रुका करते थे? मारी में। और मारी के जो अधिकारी थे ये जलपोत में लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल कर लिया करते थे। यानी कि देखो होता क्या था कि जो भी व्यापार करना है, ठीक है, आगे की तरफ जाना है, ठीक है, तो दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के लिए जो पत्थर चाहिए होते थे, चक्कियां चाहिए होती थी, लकड़ी या फिर शराब तेल के पीपी चाहिए होती थी। ठीक है, तो इनके जलपोत बीच में आके ठहरा करते थे और वो क्या ठहरते थे? मारी में। अब जब ये मारी में ठहरते थे तो यहाँ के जो लोग थे, यानी कि यहाँ के जो अधिकारी थे, वो कहते थे तुम हमारे एरिया में रुके हो, बंदरगाह पे रुके हो, तो इसीलिए हम तुम्हारी जो पूरी की पूरी कीमत है 10 लाख या 50 लाख या 100 करोड़ है, इसका 10% जो भार है वो हमें दोगे। ठीक है, किस रूप में? कर के रूप में। इसीलिए और साथ और भी कई बातें हैं कि कुछ पट्टिकाएं जैसे कि साइप्रस के द्वीप अलाशिया, यहाँ से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। कहां से? साइप्रस का एक द्वीप है जिसका नाम है बच्चों अलाशिया। तो यहाँ से आने वाले एक तांबे का उल्लेख मिलता है कि यह द्वीप उन दिनों तांबे व टिन के व्यापार के लिए मशहूर था। ठीक है, साथ ही यहाँ से रांगी का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा हो गया, औजार हो गया, ये हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री हुआ करते थे। ठीक है ना, तो इन सभी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वाकई में मारी नगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो व्यापारिक स्थल था इसके रूप में फला फूला। अभी यहाँ पे आप इसमें चाहें तो एक दो जो क्षेत्र हैं वो मतलब एक दो पॉइंट जो वो और भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी जो किताब है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से अगर आपको एक दो पॉइंट और चाहिए तो यहाँ से उठा सकते हैं, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे थर्ड की। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, टिप्पणी कीजिए। यानी कि मंदिर जो थे ये मेसोपोटामियाई संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट रोल माने जाते थे, इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते थे। ये आपको समझाना है कि कैसे। तो ये बहुत तरीके से था। जैसे सबसे पहला मेसोपोटामिया में जो मंदिर पाया गया वो एक मंदिर नहीं बल्कि मंदिर का एक छोटा सा भाग देवाल है, जहाँ पे वो जो मंदिर होते हैं उसके मैन देवता की जो मूर्ति थी वो लगी होती थी, उसको देवालय बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देवालय पाया गया था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। यहाँ पे मंदिर के जो थे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे देवी देवताओं की निवास स्थान बताए जाते थे, जैसे कि और चंद्र, मतलब और कोई चंद्र बोलते हैं, एवं इन्नाना, इन्नाना को बोलते हैं प्रेम व युद्ध की देवी। ठीक है, ये प्रमुख देवी देवता हुआ करते थे। तो मंदिरों को ऐसे ही देवी देवताओं का बेसिकली घर बताया जाता था। ठीक है, नॉर्मली जो प्रारंभिक मंदिर मिला करते थे मेसोपोटामिया से वो एक घर की तरह ही हुआ करते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही हुआ करते थे, इसीलिए मंदिर एक देवताओं के घर के रूप में प्रस्तुत किए गए थे मेसोपोटामिया संस्कृति में। ठीक है, धीरे धीरे करके इनकी जो आस्था थी वो बढ़ती चली गई, तो देवता पूजा का केंद्र बिंदु बनते चले गए। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली वगैरह लाया करते थे। नॉर्मली ये होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, नए विचार नहीं पहुंचे, तो वहां पे आज भी अन्न, दही, मछली या फिर जो भी उनकी फसल होती है, जो भी अन्य कार्य होते हैं वो मंदिर के आसपास ही किया करते हैं। ठीक है, जो भी इनके आराध्य देव होते थे, फिर चाहे वो उरिया चंद्र हो सकते हैं या फिर इन्नाना देवी हो सकती है, तो इन्हें ये सैद्धांतिक रूप से उनके खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी माने जाते थे, उनके आराध्य देव। आपके जैसे कोई भी आराध्य देव है, आपके जो कुल देवता होते हैं वो आपके आपके परिवार के, आपके खाने के, पीने के, आपके लोगों के देवता माने जाते हैं, पशुधन माने जाते हैं ना, पशुधन के स्वामी माने जाते हैं। तो वही यहाँ पे बात कही जाती है।
समय आने पर जब फसल को बोया जाता था, उसके बाद में जब इसकी कटाई की जाती थी, तो उसके कटाई के पश्चात तेल निकालना, उसका अनाज को पीसना, सूत को काटना या फिर ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सभी मंदिरों के पास किए जाने लगे, जिससे कि मंदिर जो थे ये और भी तेजी से समृद्ध होते चले गए। ठीक है, घर परिवार के ऊपर स्तर, व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियुक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि का आवंटन का वितरण लिखित रूप से अभिलेखों में पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था के रूप में इसने स्थान ले लिया। यानी कि घर परिवार के ऊपर इसका जो बेसिकली प्रभाव था वो तेजी से बढ़ता चला गया। साथ ही जो व्यापारिक लोग थे उन पर भी मंदिर का प्रभाव बढ़ता चला गया। अन्न के मामले में, हल के मामले में, पशुओं के मामले में रोटी, जौ, शराब, मछली आदि का आवंटन लिखित रूप में अब किया जाने लगा, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह मंदिरों ने अपने क्रियाकलाप धीरे धीरे करके बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था के रूप में मंदिर उभर कर सामने आए। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों कि मेसोपोटामिया में जो मंदिर थे ये संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, इसको अलग तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है बच्चों कि मंदिरों ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था के रूप में विकसित हुए। कैसे, समझाइए। तो सेम आंसर आपको उसमें भी यही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 4th की। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर स्वरूप उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। साथ ही यहाँ घरों के बारे में कुछ अंधविश्वास भी फैले हुए थे। वर्णन कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि यहाँ पे कुछ अंधविश्वास भी फैले हुए थे घरों के बारे में। आइए समझते हैं वो क्या थे। तो देखो यहाँ पे ना आपके एमसीक्यू भी ये आप साथ ही साथ कवर करते चलना, जिससे आपकी एक ही साथ तैयारी हो जाएगी। जैसे उन नगर की सबसे पहली जो खुदाई थी बच्चों, ये 1930 के दशक में एकदम व्यवस्थित तरीके से शुरू हुई थी। ठीक है, उन नगर जो यहाँ पे पाया गया खुदाई के दौरान, ये देखा गया कि यहाँ पे पतली पतली होने के साथ साथ घुमावदार गलियां थी। घरों के भूखंड का एक जैसा नहीं होना था, यानी कि ये यहाँ पे जब घरों का एक जैसा भूखंड यानी कि संरचना एक जैसी नहीं थी, तो सिंपल सी बात है ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा बसाया नहीं गया होगा। ठीक है ना, तो पतली और घुमावदार गलियां थी, जिससे कि अनाज के बोरे हो गए या फिर ईंधन के गट्टे हो गए, तो ये गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह नहीं जा पाती थी, तो इसीलिए इन सभी को गधों पर लाद कर घरों तक ले जाया जाता था। ठीक है, और घरों की जो संरचना थी वो एक जैसी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। कैसे? क्योंकि जो सड़कें यहाँ पे पाई गई उन नगर में, नॉर्मली हमारे यहाँ पे सड़कें, गटर वगैरह जो वो घर के बाहर सड़कों के किनारे होते हैं, हमारी जो दीवार है उसके किनारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई नालियां नहीं थी, क्योंकि सड़कों के किनारे ना होकर नालियां घरों के भीतर पाई गई थी। ठीक है, और एक चीज और देखी गई कि जो घर हुआ करते थे यहाँ के, उसमें ना जो छत होती थी हमारी नॉर्मली एक प्लेन होती है, लेकिन यहाँ पे उन नगर में क्या था, वो ढलान थी। कैसी ढलान? कि अगर छत पे पानी गिरे तो वो सीधा कहां से आएगा? सीधा नालियों के माध्यम से हौजों में पहुंचेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि बाहर गली में कीचड़ नहीं फैलेगा। ये एक अच्छी बात थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कूड़ा करकट लोग जो थे वो गलियों में डाल देते थे। ये बहुत बड़ी यहाँ की गलती थी कि कूड़ा करकट वो जब ये गलियों में डाल देते थे, तो 10 साल 20 साल के बाद में वो जो गली है वो सिंपल सी बात है ऊंची उठ जाएगी, तो इनको अपने घर की दहलीज भी ऊंची ही उठानी पड़ती थी। ठीक है, जिससे गंदगी इनके घर में प्रवेश ना कर पाए। उसके बाद में यहाँ पे अंधविश्वासों की जब बात आ जाती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा परिवार में गोपनीयता, अर्थात कमरों में खिड़कियों का अभाव था। जैसे आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊं, आप इसको 12th में पढ़ेंगे और 12th में आपकी तैयारी में बहुत अच्छी कराऊंगा, टेंशन नहीं। अभी आप देखते होंगे कि 12th की वीडियोस भी मैं ज्यादातर लेके भी आता हूँ, है ना, तो 12th में तैयारी करवाऊंगा। जैसे कि मेसोपोटामिया था क्या कि कमरे जो निचले हुआ करते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। घर में यदि रोशनी लानी है तो वो या तो ये मोमबत्ती तो होती नहीं थी, किसी रोशनी जला के या फिर दरवाजों से आया करती थी। अब यहाँ पे बारी आती है अंधविश्वास की कि क्या क्या अंधविश्वास फैले हुए थे। तो पहला अंधविश्वास या फिर शकुन अपशकुन बात संबंधी बात ये थी, अगर हमारे घर की दहलीज ऊंची है, उठी हुई है, तो ऐसा लोग मानते थे कि ये ज्यादा धन लाएगा। ठीक है, साथ ही हमारा जो घर का दरवाजा है ये ऐसे खुले कि सामने किसी का घर ना हो, तो ये सौभाग्य देता है। और अगर हमारे घर का जो लकड़ी का मुख्य दरवाजा, मेन गेट है, अगर वो घर के अंदर की तरफ खुलता है, तो पत्नी जो है वो पति के लिए कारण बनेगी, उसके लिए समस्या बनेगी एक तरीके, ये बताया गया था। ठीक है, तो सिंपल सा समझ में आ गया। नगरवासियों के लिए यहाँ पे कब्रिस्तान था, जबकि कुछ लोग जो थे वो इस डर से
कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए अपने ही घरों में मुर्दों को दफना दिया करते, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो उन नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव भी था, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो है बेसिकली अंधविश्वास का प्रचलन भी था। ये चीजें थी यहाँ, ठीक है। कंप्लीट हो गया आप सभी का। तो देखो मेनली जो क्वेश्चन है ज्यादातर 4 ही मैंने लिए हैं आपके इस चैप्टर से। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन बनता है ज्यादातर वो आपका यही बनते हैं जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमने कितनी मिनट में कंप्लीट कर लिया? मात्र 15 मिनट में, ठीक है। अब बारी आएगी दूसरे यानी कि तीसरे चैप्टर की हमारी, जिसका नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ठीक है। तो अब आप मेसोपोटामिया से हटकर थोड़ा आ जाइए रोमन साम्राज्य की तरफ, ठीक है। रोमन साम्राज्य के बारे में अब हम बात करने वाले, ओके। चलिए, रोमन साम्राज्य के संबंध में बच्चों सबसे पहला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। प्रश्न ये है बच्चों कि रोमन साम्राज्य में ये जो तीसरी शताब्दी का संकट था, ये क्या था, आपको इसका वर्णन करना है। तो भाई रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था? संकट देखो कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन बहुत बड़ा भी था। कैसे? देखो, प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, लेकिन तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा। इसका वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, सीधा पूछेगा। देखो 3 तरीके से पूछेगा। तीसरी शताब्दी का संकट बताइए, रोमन साम्राज्य के बारे में तीसरी शताब्दी का संकट बताइए, या फिर पहली और दूसरी शताब्दी जो थी ये शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, लेकिन तनाव उभरा तीसरी शताब्दी में। वर्णन कीजिए या फिर स्पष्ट कीजिए, विवेचना कीजिए, वॉटएवर। तो तीनों ही प्रश्न में आंसर आपको सेम एज इट इज एक ही लिखना है, जो कि आपका इस लाइन से शुरू होता है, ठीक है। तो आंसर देखिए बहुत ही सिंपल सा है, एक ही बार में आप यहाँ देख सकते हैं। ईरानी के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए रोमन साम्राज्य में। कहां से आक्रमण हुए बच्चों? ईरानी के ससानी वंश के रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियां जैसे कि फ्रैंक हो गया, एलमन्नाई हो गया, फिर गोथ हो गया, इन्होंने रोमन साम्राज्य के कई प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया। अब ससानी वंश के आक्रमण और जर्मन मूल के जनजातियों के रोमन साम्राज्य पे कई जगहों पे कब्जा करने के बाद में रोमन साम्राज्य होने लगा कमजोर, ठीक है। अब इसी का फायदा उठाते हुए ससानी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था शापुर प्रथम, ठीक है। तो शापुर प्रथम शासक ने 225 ईसा पूर्व में, सॉरी 225 ईस्वी में बेसिकली 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। अब आप एक चीज देखो, पहले तो आक्रमण, उसके बाद विभिन्न प्रांतों पर कब्जा, 60,000 सैनिकों को मार देना, तो रोमन साम्राज्य की नींव तो पक्का डमाडोल हो ही जाएगी, सिंपल सा। एक रोम की पहले की राजधानी थी जिसका नाम था एंटियोक, तो यहां पर भी कब्जा कर लिया गया, और साथ ही जर्मन मूल की कई जनजातियों ने डैन्यूब नदी की सीमा पर आक्रमण किया और आगे बढ़ते चले गए, जिससे कि साम्राज्य जो था वो बहुत ज्यादा कमजोर होता चला गया, ठीक है। जो रोमन साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे, ठीक है, सम्राट उन लोगों के खिलाफ लड़ते थे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर, यानी कि ये जो ईरान से आते थे या फिर जर्मन मूल की जनजातियां होती थी, इनके खिलाफ लड़ते थे, तो ये उन्हें विदेशी बर्बर कहा करते थे, ठीक है। अब हुआ कुछ यूं कि टोटल यहाँ पे इस पूरी प्रक्रिया में लगे 47 वर्ष, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जहां एक राजा को, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वहां पे 5 साल में एक शासक टिकता है, तो वहीं यहाँ पे 47 वर्षों में 25 शासक हुए। अब आप ये सोचो, 47 वर्ष और 25 शासक, कैसी व्यवस्था रही होगी वहां पे, ठीक है। तो ये चीज थी बेसिकली, आई होप समझ गए होंगे। हुआ क्या था, ईरान के ससानी वंश ने आक्रमण किया, जर्मन मुल्क की जनजातियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, बहुत सारी सेना को मार दिया, पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया। जनजातियां जो थी जर्मन मुल्क की, इन्होंने डैन्यूब नदी को अपना आक्रमण करके कब्जा कर लिया, आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। और इस बीच तकरीबन 47 वर्ष में 25 सम्राट हुए, तो इससे रोमन साम्राज्य बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। इसको बोलते हैं तीसरी शताब्दी का संकट, ठीक है भाई। देखो एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। रोमन साम्राज्य के दौरान दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि रोमन साम्राज्य के दौरान जो दास हुआ करते थे, इनकी कैसी स्थिति होती थी बेसिकली। तो दासों को बेसिकली पूंजी निवेश का दर्जा दिया जाता था, यानी कि उन्हें व्यापार की वस्तु समझा जाता था कि जितना ज्यादा दासों को खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली पैसे के रूप में देखा जाता था, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ पे होता था? तो दास जो होते थे, इनका उपयोग बेसिकली कई बार जो था वो कटाई के लिए हो सकता था, ठीक है। साथ ही ऐसे एरिया जहाँ पे नॉर्मल लोग जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी या फिर नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसी जगह पे इन दासों का उपयोग करवाया जाता था, ठीक है। जो ऊंची जाति के लोग थे,
वो दासों के प्रति यानी कि श्रमिकों के प्रति रखते थे बहुत ही घृणा वाला, क्रूरतापूर्ण और गुस्से वाला रवैया। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे ये दासों के प्रति बहुत ही अच्छा सहानुभूति वाला जो है वो रखते थे, क्या मतलब कि व्यवहार रखते थे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, पूंजी निवेश का दर्जा और ऐसी जगह पे उपयोग करना जहाँ पे ज्यादा नुकसान पहुंचे, बीमारी हो। ऊंचे वर्ग जो थे अच्छा नहीं मानते थे, निम्न वर्ग इनके साथ में सहानुभूति रखा करते थे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये रोमन साम्राज्य की नॉर्मल सी स्थिति है। जो मेन क्वेश्चन है दासों के बारे में वो ये है, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल सा तरीके पूछ लिए, अब दूसरा ये पूछा जाएगा बच्चों कि कोलुमेला और वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा बताए गए श्रमिक नियंत्रण की प्रक्रिया को समझाइए। तो जब कोलुमेला और वरिष्ठ प्लिनी की बात आएगी तो उसके बारे में आपको बस छोटा सा लिखना है, लेकिन जब आएगी बात पूरी की पूरी, ठीक है ना, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं। देखो, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के कई तरीके थे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो श्रमिक हुआ करते थे इन पर नियंत्रण रखने के लिए इनका निरीक्षण किया जाता था। ठीक है, श्रमिकों को समूह में बनाकर रखा जाता था, जंजीर डाल के रखा जाता था, इन्हें दाग दिया जाता था 1.5 महीना। ये क्या है, ये हमारे अभी जो आंसर आएगा ना उसमें यूज होने वाले कुछ शब्द हैं बेसिक, ये तरीके थे। हुआ क्या था, देखो ध्यान से समझना कि ऑगस्टस के शासनकाल में लगभग इटली की 75% लाख की आबादी से 30 लाख दास थे और दासों को पूंजी निवेश का दर्जा दिया जाता था। ये एक सिंपल सी एक डाटा है जो कि किसके बारे में, ऑगस्टस के शासनकाल के बारे में। अब याद ना रखें तो भी चलेगा। ठीक है, अब मेन जो है वो ये है, अभी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे जो दास हुआ करते थे ये जो बड़े बड़े लोग होते थे ऊंचे वर्ग के, ये इनके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार रखते थे, जबकि निम्न वर्ग के लोग इनके प्रति सहानुभूति वाला व्यवहार रखा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के दास होते थे, एक होते थे मुक्त दास और एक होते नॉर्मली दास। तो दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण के कई पहलू थे। ठीक है, जिसमें से क्या होता था कि जो काम करने वाले दास या श्रमिक उन्हें छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता। ठीक है, देखो कोलुमेला क्या कहते हैं, कोलुमेला कहते हैं कि जो श्रमिक हैं इनको 10-10 श्रमिकों को समूह में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब ये छोटे छोटे समूह में विभाजित हो जाएंगे 10-10 लोगों के, तो हम आसानी से ये बता पाएंगे कि इसमें कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है और कौन सा बंदा काम चोरी कर रहा है। ये कहा था कोलुमेला ने। लेकिन वरिष्ठ प्लिनी जो कि एक प्राकृतिक विज्ञान थे, प्रकृति विज्ञान, इन्होंने ये कहा नहीं, ये जो तरीका आप बता रहे हो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इस प्रकार से होगा क्या कि अलग अलग समूह में काम करने वाले जो दास हैं उन्हें आमतौर पर पैरों में जंजीर डाल के रखा जाएगा। अब जब पैरों में लोहे की हथकड़ी डाल के रखा जाएगा तो वो क्या अपना काम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन्होंने खारिज कर दिया। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर समूचे पूर्व क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से कम समय में भी पूरे सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण करवाया था। ये क्या दर्शाता है? ये श्रमिकों की खराब से खराब स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो मेनली जो आपका आंसर है बच्चों, मैं सिंपल सा बताऊं, रोमन साम्राज्य पे श्रमिकों पर नियंत्रण रखने वाले तरीकों का वर्णन। तो सबसे पहला आपका यहाँ से एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है फिर आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। बाकी के आपका ये जो 2 पॉइंट है आप इसे ना लिखें तो ही अच्छा है। ठीक है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि ये हो सकेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, अब बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड प्रश्न बच्चों, रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के बारे में, यानी कि रोमन साम्राज्य बेसिकली कैसे तेजी से फैला या फिर इसके कैसे ये विस्तृत हुआ, पूरी की कहानी समझाई। तो आइए समझते हैं रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार। रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका जो ढांचा था वो काफी मजबूत था। कैसे? क्योंकि रोमन साम्राज्य में देखा गया था बंदरगाह, खान, खदाने, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल, ये कारखाने बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे। अब आप एक चीज देखो, जब मारी नगर केवल एक ही व्यापार की वजह से इतना तेजी से फैला हुआ था, अगर रोम के साम्राज्य में बहुत ज्यादा मारी नगर जैसी बहुत से बंदरगाह हैं तो कितना कर प्राप्त होता होगा उन्हें। बहुत सी खदानें थी, ठीक है, ईंटों के भट्टे थे, जैतून के तेल के कारखाने थे, तो बहुत ज्यादा इनको कर प्लस में रोजगार प्लस में जो टैक्स वगैरह आता था वो इनको मिलता था। ठीक है, तरल पदार्थों की ढुलाई जैसे कि जैतून का तेल कंटेनरों से किया जाता था। इन कंटेनरों को एम्फोरा बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? जैतून के तेल को या फिर तरल पदार्थ की ढुलाई करने के लिए जिन कंटेनरों में लाया जाता था उन्हें क्या बोलते थे? एम्फोरा बोलते थे। ठीक है, पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान
स्पेन में खनिजों को निकालने के लिए जल शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था। तो यानी कि आर्थिक विस्तार में जल शक्ति का उपयोग कब शुरू हुआ रोमन साम्राज्य में? पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान। ठीक है, इन दिनों स्पेन में जो जैतून का तेल था ये मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिसे हम ड्रेसल 20 कहते हैं। वैसे नॉर्मली जो अगर हम बात करें कि रोमन साम्राज्य में जो तरल पदार्थ थे इनको किन कंटेनर से लेके जाया जाता था बच्चों? एम्फोरा से। लेकिन अगर बात आएगी ये कि स्पेन से जो जैतून का तेल मुख्य रूप से आता था वो कंटेनर में आता था, उसे ड्रेसल 20। ठीक है, तो ये आर्थिक हो गई। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रदेश हुआ करते थे जहाँ पे जमींदार हो गए या फिर बड़े बड़े किसान हो गए, उत्पादक हो गए, वस्तुओं के बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे जिससे कि लोगों को फायदा होता था। ठीक है, परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी के एगियन दक्षिण एशिया माइनर तुर्की सीरिया फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब जैतून के तेल के प्रमुख निर्यात बन गए। एक सेकंड शायद थोड़ा सा बोल जाएंगे। देखो, परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन दक्षिणी एशिया माइनर तुर्की सीरिया और फिलिस्तीनी नॉर्मली जो था यहाँ से उनका बाजार ज्यादा नहीं होता था, इसका रोमन साम्राज्य का, लेकिन अब इनका व्यापक अंगूरी शराब का और जैतून तेल का इनके साथ में बहुत ही से बढ़ गया, जबकि भूमध्य सागर के जो बाजार थे जैसे अफ्रीका वाले कंटेनर यहाँ पे कमी हो जाती है। ठीक है, अब जब पूरा का पूरा इनकी अर्थव्यवस्था चली रही है तो इन्होंने वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को भी अच्छे से बना दिया। साथ ही असाधारण उर्वरता के क्षेत्र यहाँ पे थे, जैसे कि कुछ क्षेत्र प्रसिद्ध थे, इसलिए इटली जैसे कैंपेनिया, सिसिली, गैलिली, दक्षिणी गॉल अधिक जनसंख्या के लिए, साथ अधिक हानि, धन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था बच्चों, रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। तो मैंने देखो इस चैप्टर से मोस्टली यही 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 4 जो भी मैंने आपको भी समझाए हैं इसके बारे में। ठीक है, अब आएगा बच्चों चैप्टर नंबर हमारा 5, कक्षा 11 विषय से याद, चैप्टर 5 है यायावर साम्राज्य। तो प्रश्न है सबसे पहला बच्चों, मंगोलों की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब आप रोमन साम्राज्य से थोड़ा बाहर आ जाइए, अब हम बात करेंगे मंगोलों की, चंगेज खान, मंगोल, इन सभी की बात करने वाले। ठीक है, तो मंगोलों की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। आइए बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की, जब हम बात करेंगे तो ये इस तरीके से लिखेंगे। मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे जिसमें पशुपालक और शिकारी संग्राहक समाज रहा करते थे। यानी कि मंगोली समाज में बहुत सारे सामाजिक समुदाय के लोग होते थे जिसमें कई बार पशुपालक भी थे, शिकारी समाज भी रहा करते थे। ठीक है, पशुपालक बेसिकली मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहते थे और ये छोटे छोटे शिकार कर लिया करते थे। वहीं जो शिकारी समाज होते थे ये साइबेरिया वनों में रहते थे तथा पशुपालक की तुलना में थोड़े गरीब हुआ करते थे। ठीक है, चारण क्षेत्र यानी कि जहाँ पे भेड़ बकरी वगैरह चरा करते थे, तो यहाँ पे साल की कुछ अवधि में ये लोग कृषि कर सकते थे। लेकिन मंगोल के ये जो लोग थे इन्होंने कृषि नहीं की थी। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते थे, अपनी आत्मरक्षा के लिए और दूसरों पर आक्रमण करने के लिए क्या करते थे, छोटे छोटे परिवारों से, कुलों से अपना परिसंघ यानी कि एक अपनी संस्था टाइप में एक समूह बना लिया करते थे। ठीक है, वे पशुधन के लिए लूटमार करते थे, चरागाहों के लिए लड़ाइयां करते थे, ये सारी चीजें। तो ये मंगोलों की जो शुरुआती सामाजिक स्थिति है उसकी बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है, मंगोलों की सामाजिक स्थिति, मंगोलों की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति उसकी बात नहीं है, केवल सामाजिक की बात। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भाई ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार आता है, मंगोली शासन में यास की भूमिका बहुत ज्यादा बार आया बच्चों। ध्यान से समझते हैं क्या था यास बेसिकली क्या है। ये एक प्रारंभिक स्वरूप है यासक का कि ये वह नियम संहिता है जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिल्ताई में लागू किया था। तो यास क्या है, ये बेसिकली एक नियम संहिता है जिसको चंगेज खान ने 1206 में कुरिल्ताई में लागू किया था। क्या है यास, एक नियम संहिता है जिसे 1206 में चंगेज खान ने कुरिल्ताई में लागू किया था। ठीक है, मंगोलों के लिए अपनी पहचान विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चंगेज खान का ये जो यास का नियम संहिता था ये भी ऐसा ही कार्य करता था कि मंगोलों को अपनी पहचान बनाए रखनी है, अपनी रक्षा को अगर और अच्छे से बनाना है, एकत्र होकर रहना है। ठीक है, अपने अधिकारों को पाना है
और ये प्राप्त करना कि ये हमारे पूर्वज यहाँ पे शासन करते थे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था ये जो यास की नियम संहिता थी इसका लागू होना और लोगों को पता होना। ठीक है, कई बार ये हो सकता था कि इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, यानी कि जो मंगोली जनजाति के लोग थे इनकी नॉर्मली जो परंपराएं चली आती हैं, हो सकता है कि ये उनका एक बड़ा सा रूप हो, संकलन हो बेसिकली। ठीक है, लेकिन चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार होने का दावा किया। यानी कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास बहुत सी कहानियां होती हैं या फिर हमारी परंपरा नॉर्मली दूसरों चली आती हैं, लेकिन अगर हमें कहीं पे अपना कब्जा जमाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये हमारी चीज है, हमारे पूर्वज यहाँ पे रहते थे तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, ये हमारी चीज है। ठीक इसी तरीके से ये जो चंगेज खान था इसने ये जो यास था ना नियम संहिता, इसको ये कहा कि ये मंगोल चंगेज खान की जो विधि संहिता वगैरह थी इसको मंगोलों ने कहा कि ये मूसा और सुलेमान की भांति स्मृतिकार है, इसीलिए ये प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जाएगी। ठीक है, यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। यानी कि यास ये जो नियम संहिता था ये जो मंगोलियाई लोग जो समान आस्था रखते थे, ठीक है, और एक साथ रहकर रहना चाहते थे, उन सभी को एकत्र किया। ठीक है, साथ ही यास ने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलियों की निकटता को और ज्यादा बढ़ाया। ठीक, स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया गया था, फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को पराजित होने पर लागू करने की आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है यास के बारे में। ठीक है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यास के बारे में, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो सामाजिक स्थिति और यास का वर्णन। अब बारी आती है आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, चंगेज खान की सैन्य उपलब्धियां काफी हद तक स्टेपी युद्ध के विभिन्न पहलुओं से बेहद प्रभावी थी। सैन्य रणनीतियों के बदले में उनकी क्षमता का परिणाम था। यानी कि देखो चंगेज खान की सैन्य उपलब्धियां थी जो थी वो वाकई में विस्मित कर देने वाली थी। ठीक है, लेकिन इसका एक पहलू ये था, स्टेपी जो क्षेत्र था स्टेपी युद्ध के विभिन्न पहलुओं को बदलने का परिणाम, बदलने की नीतियां उनकी क्षमता को दर्शाती। तो क्या है भाई, ये कैसे होता है, सारी चीजें समझिएगा। देखो शायद कई बच्चे क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो ध्यान से समझो। हम सभी को पता है चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां बहुत हद तक कैसी थी, विस्मित कर देने वाली थी। अब इसमें था ये कि स्टेपी युद्ध के विभिन्न पहलुओं को चंगेज खान ने अपनी रणनीतियों से, ठीक है, बेहद प्रभावित तरीके से बदला। ठीक है, जो कि उसकी क्षमता का परिणाम थी। कैसे, अब ये समझाना है। तो आइए समझते हैं कैसे था, सारी की सारी चीजें लिखेंगे इस तरीके से। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध जो शैली थी ये बहुत से आयाम आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन और सुधार करके इसको प्रभावी रणनीति में बदलने का परिणाम था। किसका? चंगेज खान का। ठीक है, स्टेपी प्रदेश में घुड़सवार जो थे वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीले होते थे और बहुत ही तेज गति से यात्रा कर सकते थे। तो चंगेज खान ने इसे और तेजी से बढ़ाया। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। पहले क्या होता था कि स्टेपी प्रदेश में घुड़सवार ज्यादा तौर पे होते नहीं थे, लेकिन चंगेज खान ने क्या किया, वहां पे अपनी सैनिक रणनीति को अपनाया और वहां पे जो घुड़सवार नॉर्मली थे उनको और अच्छी गति प्रदान की। अब जब उन्हें गति मिली तो वो अच्छे आसपास के मौसम विभाग की जानकारी रखने लगे, आसपास के एरिया की भी जानकारी रखने लगे, तो दोनों को ही फायदा हुआ। ठीक है, उन्होंने शीत ऋतु में, घोर शीत ऋतु जब बहुत ही जमाने वाली ठंड होती है, उस समय अपने युद्ध प्रारंभ किए, क्योंकि स्टेपी क्षेत्र है तो यहाँ से जो नदियां जब बर्फ में जम जाएंगी तो उसके माध्यम से आसानी से आया जा सकता है। और जब गर्मी का मौसम होगा तो दूसरा जो आप पे बेसिकली वैसे हमला करने वाला होगा वो कर नहीं पाएगा, ये चीज थी। तो इसी का फायदा उठाते हुए चंगेज खान क्या करता था, स्टेपी क्षेत्र से शीत ऋतु में अभियान प्रारंभ करता था। ठीक है, इसी तरीके से उसने अनेक नगरों को, शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों को राजमार्ग की तरह उपयोग किया और जैसे गर्मी आती थी वो इनको समाप्त कर देता था। ठीक है, चंगेज खान घुड़सवारी में कुशल था। उसने सेना को गति प्रदान की तथा घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल भी बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। ठीक है, किसका? चंगेज खान और उसकी सेना का। ठीक है, तो ये बातें हैं किसके बारे में? चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां जो कि स्टेपी क्षेत्र के संबंध में बताई जाती है। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे तरीके से सारे के सारे पार्ट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे।
चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मतलब थर्ड है बेसिकली। चंगेज खान का परिचय देते हुए मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां लिखिए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, चंगेज खान की जो उपलब्धियां हैं ये मंगोलों के लिए कैसी हैं, या फिर मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां क्या हैं, इसका संबंध इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे चंगेज खान के परिचय की, तो नॉर्मल सी बात आपको क्या याद रखनी है कि चंगेज खान का जो जन्म था वो एक एक्यूरेट डेट का तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली ये बताया जाता है कि किताब में भी कि लगभग 1162 ईस्वी में हुआ था, जो कि आधुनिक मंगोलिया जो है ना यहाँ पे, और कहाँ पे हुआ था, ओनोन नदी के निकट के पास में हुआ। ठीक है, उनका जो प्रारंभिक नाम था ये था तेमुजिन। प्रारंभिक नाम क्या था उनका, तेमुजिन था। और पिता का नाम था यूसिजई, जो कियात कबीले का मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, इनके एक युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम था ओलुन इके। तेमुजिन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का पालन पोषण भी इनकी माता ने ही किया था। ठीक है ना, तो ये चीजें थी परिचय के बारे में। मेनली जो आंसर है बच्चों यहां से देखिएगा कि मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक के सबसे महान शासकों में माने जाते हैं, जिनकी उपलब्धियां आज तक मंगोलियाई लोग उनको सराहते हुए रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उसने मंगोलों को संगठित किया, यानी कि लंबे समय से चली आ रही जो मंगोलों के बीच में कबीले लड़ाई हुआ करती थी, या फिर चीनियों के द्वारा मंगोलों का शोषण किया जाता था, तो चंगेज खान ने उसे संगठित किया और इस लड़ाई को खत्म किया। ठीक है, साथ ही चंगेज खान ने उन्हें और समृद्ध बनाया। हम सभी को पता है चंगेज खान एक बहुत ही महान शासक हुआ था। ठीक है, हालांकि क्रूर भी था, अच्छा भी था, वटेवर, लेकिन मंगोलों को तो अच्छा बनाया ना उसने अपने लिए, तो ये था। और इसका जो शासन था वो केवल एक महाद्वीप में नहीं, कई महाद्वीप आगे तक भी चलता रहता था। ठीक है, चंगेज खान ने व्यापार के रास्तों का और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर दूर के यात्री जो थे वो मंगोलियाई जो क्षेत्र था मंगोल के, जहाँ पे चंगेज खान रहता था वहां पे आने लगे। तो इससे क्या हुआ कि चंगेज खान का वह स्थान जहाँ ऐसा साम्राज्य था वो और तेजी से विकसित हुआ, लोगों को उसके बारे में जानकारियां मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि किस तरह के एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य पूरी तरीके से मिटा देता है। दैट मीन्स कि चंगेज खान जो था, इसने अपना जो प्रभाव था वो इतना ज्यादा फैलाया कि अब उसके सामने जो दूसरे छोटे छोटे साम्राज्य थे वो अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में जितने भी मंगोलियाई लोग हैं ये सभी चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां हैं और उनकी जो अन्य जो उपलब्धियां उसको ध्यान में रखते हुए इनको अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्हीं के बनाए गए रास्ते पर ये चलते हैं, उनके जन्म दिवस को, मृत्यु दिवस को ये एक त्योहार की तरह भी मनाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चंगेज खान के बारे में मेन बातें थी जो कि किसके संबंध में है, चंगेज खान की उपलब्धियां जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंस है, मंगोलों के लिए के बारे में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बारी आती है हमारे चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है 3 वर्ग। अध्याय 3 है हमारा 3 वर्ग। अब इस वाले चैप्टर में लगेंगे बच्चों हमको कम से कम 20 मिनट, यानी कि टोटल वीडियो जो है अराउंड आपकी 55 मिनट की हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आइए समझते हैं क्या हुआ था। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, पादरी वर्ग अपने आप में ही एक अलग विशेषता रखने वाला वर्ग था, स्पष्ट करो। सिंपल सा क्या करना है, हमें बतानी है पादरी वर्ग की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। देखो, पादरी वर्ग जो होते थे इनके पास राजा के द्वारा दी गई भूमियां हुआ करती थी, जिनसे ये कर उगा करते थे। कर यानी कि खुद तो काम करेंगे नहीं, दूसरों से काम करवाया करते थे। ठीक है, अब पादरी थे तो सिंपल सी बात है ये धर्म उपदेश तो देंगे ही। तो रविवार के दिन ये लोग गांव में धर्म उपदेश दिया करते थे और सामूहिक प्रार्थना भी किया करते थे। ठीक है, ये फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग के शामिल थे, इसीलिए इन्हें सबसे ज्यादा विशेष अधिकार दिए जाते थे। और ये बात, जो लोग पुरुष जो पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे, महिलाएं पादरियां नहीं बन सकती थी। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे और इनके पास लॉर्ड की तरह ही विस्तृत जागीरें हुआ करती थी। ठीक है, और भी कुछ पार्ट है यहाँ पे, जैसे कि चर्च के अतिरिक्त रीति रिवाज कुछ महत्वपूर्ण रस्में हुआ करती हैं, जैसे कि सामंती कुलीनों को निकल करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे झुककर सलाम करना, कुछ ऐसी रिवाज वगैरह जो थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है,
अब पादरियों के लिए आय के और भी स्रोत थे। एक तो कर था ही, एक ये था कि चर्च को ना एक वर्ष के अंतराल कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। इससे बोलते थे टीथ। अमीरों के द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी इनके लिए आय का स्रोत था। ठीक है ना। तो हो सकता है बच्चों कि 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पादरी वर्ग या फिर चर्च के लिए आय के स्रोत क्या थे। तो एक आप टीथ के बारे में बताएंगे, एक आप दान के बारे में बता देंगे, और एक आप बता देंगे राजा के द्वारा भूमि दी गई थी, उससे खेती करने के दौरान जो उससे उनके जो उन पर खेती करते थे उससे जो कर प्राप्त होता था उसके बारे में। ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक तो विशेषता और आय के स्रोत के बारे में। ठीक है बच्चों। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। मध्यकालीन मठों का क्या कार्य होता है। ये आपके फाइनल एग्जाम में बहुत बार आया है, मध्यकालीन मठों के कार्य। देखिए मध्यकाल में जो चर्च था ये ही धार्मिक गतिविधियां करता था, ये गलत है, क्योंकि चर्च के अलावा धार्मिक गतिविधियां करने के और भी केंद्र थे, जैसे कि मठ। मठों का निर्माण आम आबादी से दूर किया जाता था। इन मठों में केवल भिक्षु निवास किया करते थे और मठों का प्रमुख काम एक स्थान से दूसरे स्थान तक धर्म का प्रचार प्रसार करना हुआ करता था। ठीक है। बेसिकली मठों का निर्माण कैसे होता था, ये आम आबादी से काफी दूर होता था और इनमें भिक्षु निवास किया करते थे। ठीक है। मठों का प्रमुख काम क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब मठों में जो भिक्षु रहा करते थे ये प्रार्थना करने में अपना समय बिताते थे। ठीक है। साथ ही अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, और साथ ही ये कृषि भी क्या करते थे। ठीक है। मठों में अध्ययन, अध्यापन, कृषि, प्रार्थना, इसके अलावा अन्य कलाएं भी सिखाई जाती थी। जिसको सीखना होता था वो सीखता था। ठीक है। मठों में रहने वाले भिक्षुओं का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, ईश्वर की आराधना करना, जनसाधारण को चर्च के सिद्धांत के विषय में समझाना, उन्हें शिक्षित करना, रोगियों की सेवा करना। और धीरे धीरे करके 13वीं शताब्दी तक ऐसे समूह जिन्हें फ्रायर कहा जाता था वो भी मठों में रहने के लिए राजी हो चुके थे। ठीक है भाई। तो ये हो जाते हैं किसके बारे में, मध्यकालीन मठों के कार्य। ठीक है बच्चों। तो अब आप इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए अब बारी आती है नाइट के बारे में। ठीक है। नाइट कौन थे, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न बच्चों ज्यादातर आपसे 8 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में आता है बच्चों ये प्रश्न, ज्यादातर 8 नंबर में। आइए समझते हैं क्या है नाइट। 9वीं शताब्दी में प्राय देखो युद्ध होते रहते थे, तो ऐसे में एक ऐसे नए वर्ग की जरूरत पड़ी जो कि घुड़सवार सैनिक हो, कुशल हो, जिनकी युद्ध शैली अच्छी हो, जो युद्ध लड़ सकें लॉर्ड के लिए। तब जाके इन नाइट की उत्पत्ति होती है। ठीक है। कब, जब 9वीं शताब्दी में युद्ध होते रहे तब हमें एक ऐसे नए वर्ग की लॉर्ड को, एक ऐसे नए वर्ग की जरूरत पड़ी जो कुशल घुड़सवार हो, अच्छा सैनिक हो, ठीक है, अच्छी फुर्तीला सैनिक हो। तब जाके इस नाइट की वर्ग की उत्पत्ति हुई। नाइट वर्ग की बहुत सारी यहाँ पे विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल नाइट जो थे ये लॉर्ड से, एक सेकेंड, हाँ, नाइट जो थे ये लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंधित थे जैसे लॉर्ड राजा से। लॉर्ड राजा से कैसे संबंधित था भाई, तो राजा ने लॉर्ड को दिया हुआ था भूमि का एक टुकड़ा, ठीक है, जिससे वो कर निकाल सकता था, और लॉर्ड और राजा के बीच में अच्छे संबंध होते थे। ठीक है। जो लॉर्ड है उसकी राजा के प्रति अच्छी निष्ठा होती थी, राजा की लॉर्ड के प्रति। ठीक इसी की तरह लॉर्ड और नाइट्स के संबंध भी ऐसा ही था। ठीक है। लॉर्ड जो थे वो नाइट्स की रक्षा करने को वचन देता था, साथ ही लॉर्ड्स नाइट्स की रक्षा करने का वचन देता था। नाइट्स और उसका जो परिवार होता था ये लॉर्ड के लिए पंचक्की में काम करते थे। ठीक है। मध्य संपीड़क के अतिरिक्त अन्य भी काम करते थे, जैसे कि उसके परिवार के लिए घर, चर्च, उस पर निर्भर व्यक्तियों की रहने की व्यवस्था शामिल, ये सारी चीजें। यानी कि नाइट और नाइट का परिवार ये सभी लॉर्ड के लिए पंचक्की में काम करते थे, उनके लिए मध्य संपीड़कों में काम करते थे। ठीक है। और जब ये उनके लिए काम करते हैं तो उनकी जागीर में रहते थे, जैसे मीनर की जागीर होती वैसे यहाँ पे भी रहा करते थे। ठीक है। नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। देखो लॉर्ड क्या कहता है नाइट से कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बदले में नाइट क्या करता है, ये लॉर्ड को थोड़ा पैसा देता है और उसकी तरफ से कहता है कि मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। ठीक है। नाइट जो होते थे ये खाली समय में अपनी सैन्य योग्यताओं को बढ़ाया करते थे। ठीक है। जैसे ये कई बार घेराबंदी करते थे, ठीक है, बाढ़ बनाया करते थे, जिससे युद्ध, इसे एक तरीके की युद्ध शैली होती थी। ठीक है। पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास किया करते थे, जैसे नॉर्मली होता है, आपने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट देखे होंगे वहां पे। ठीक है ना। नाइट अपनी सेवाएं लॉर्ड को ही दे सकता था। अगर
उसे दूसरे को अपनी सेवा देनी है तो उसे पहले अपने पहले वाले लॉर्ड से आज्ञा लेनी पड़ती थी, क्योंकि सर्वप्रथम नाइट की जो आस्था रहेगी, निष्ठा रहेगी, वो उसके पहले लॉर्ड से ही रहने वाली थी। ठीक है, तो ये विशेषता है किसके बारे में, लॉर्ड और नाइट के बारे में। ठीक है, चलिए, तो नाइट क्या था, इसकी क्या विशेषता थी, समझिए। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर हमारे अगले की। ये प्रश्न आपको मैं अभी समझा चुका हूं, पेपर डाला था मैंने एक, उसमें 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव आए, लिखिए कैसे कैसे बदलाव आए थे, क्या क्या हुआ था 11वीं शताब्दी में यूरोप में प्रौद्योगिकी के मामले में। तो बहुत कुछ हुआ था। क्या हुआ था सर, बहुत कुछ। अरे क्या सर, बहुत कुछ देखो क्या हुआ था 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव हुए। सबसे पहला ये हुआ कि नॉर्मली 11वीं शताब्दी से पहले जो हल हुआ करता था वो लकड़ी का हल होता था, और जो जुआ होता था वो पशुओं के गले पे रखा जाता था। ठीक है, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, और लकड़ी का हल है तो मिट्टी को उतना खोद नहीं पाता था। तो 11वीं शताब्दी में लोहे के भारी नोक वाले और सांचेदार पटरे वाले लोहे जो हल थे उनका उपयोग होने लगा, जिससे कि मिट्टी को अधिक गहराई तक खोदा जा सकता था। और अब जो जुआ होता था वो पशुओं के गले पे नहीं बल्कि कंधे पे रखा जाने लगा, जिससे पशुओं को कोई नुकसान ज्यादा नहीं होता था। ठीक है, अब घोड़ों के खुरों पर लोहे की नाल का प्रयोग होने लगा। घोड़ों के खुर यानी कि एक फैक्ट है कि घोड़ों के अगर नाखून बढ़ते रहे तो उनकी मौत अपने आप ही हो जाती है। तो इसीलिए अब उनके खुरों पे लोहे की नाल का उपयोग होने लगा, जिससे वो ज्यादा बढ़ते भी नहीं थे और आसानी से काटे भी जा सकते थे उनके खुरों के नाखूनों को, और उनसे काम भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है, चाहे किसी भी सतही जगह हो, दलदल हो या फिर नॉर्मली खेत हो, कहीं भी काम दिया जा सकता था। ठीक है, अब ये देखा गया कि यहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत थी, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, मशीनों वगैरह की। तो इसीलिए सिंचाई के मामले में यानी कि कृषि के मामले में, संपीड़क के मामले में, चंकियों के मामले में वायु और जल शक्ति का उपयोग तेजी से शुरू हो गया। कब, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी से पहले 2 खेतों की व्यवस्था थी, जिससे उतना जो उत्पादन था वो हो नहीं पाता था। इसीलिए 11वीं शताब्दी आते आते 3 खेतों की व्यवस्था शुरू हो गई, और इन 3 खेतों की व्यवस्था शुरू होने के पश्चात कृषि उत्पादन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, और भोजन भी तेजी से दुगना होने लगा। ठीक है, जोतों का आकार छोटा हो गया। अब हुआ ये कि इसके साथ में ना कृषि का विस्तार हुआ। अब जब कृषि का विस्तार होगा तो सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, नगरों का विस्तार होगा। अब कृषि के द्वारा खेती योग्य भूमि के विस्तार की वजह से ही चौथे वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, और ये जो चौथे वर्ग था इसमें नए नए व्यवसायों के लोग, जैसे कि व्यापारी, दुकानदार, विशिष्ट कौशल वाले, साहूकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, ये सभी चौथे वर्ग में शामिल थे। तो याद रखना बच्चों इस बात को भी कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि चौथे वर्ग के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, तो आपको सेम टू सेम ये जो क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी वाला, ये आपको अच्छे तरीके से समझा देना है, और इसमें 1-2 पॉइंट आप चाहो तो हटा देना, बाकी आपको 1-2 और ऐड कर देना। ठीक है, तो चौथे वर्ग के उदय के लिए आप इस तरीके से आंसर लिख देंगे। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये फ्रांस वाला हो जाएगा, फ्रांस के सर्फ के दास के बारे में, एक अगला और आ जाएगा, उसको देख लेंगे, उसके बाद वीडियो एंड। ठीक है ना, तो टोटल 55 तक हो जाएगा कंप्लीट। देखो, फ्रांस के सर्फ और रोम के दासों के जीवन की दशा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो आइए समझते हैं। पहले बात करेंगे रोम के दासों के बारे में, कैसी स्थिति थी इनकी। रोम के दासों को अगर हम बात करें तो चाहे रोम के दासों की बात करो या सर्फ के जो दास है, सॉरी, फ्रांस के जो सर्फ है इनकी बात करो, दोनों की स्थिति एक ही जैसी थी कि यहाँ पे शोषण हुआ करता था। ठीक है, दोनों की जीवन शैली में एक आधा अंतर बहुत मौजूद होगा। जैसे रोमन साम्राज्य में 3 प्रमुख वर्गों में अगर किसी को सबसे निचला दर्जा दिया जाता था तो वो दास का हुआ करता था। ठीक है, इन दास लोगों को सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, स्वतंत्रता के तौर पे, आर्थिक अधिकारों के तौर पे कुछ भी इन्हें नहीं दिया जाता था। इवन इनके साथ जो भी शोषण होता था, अन्याय होता था, भेदभाव होता था, उसके लिए इन्हें समाज में न्याय भी नहीं मिल सकता था। ठीक है, उसके बाद रोमन दासों के साथ में हम ये कह सकते हैं कि पशुओं के जैसा व्यवहार होता था। कैसे भाई? क्योंकि इनको कई बार लोग जो थे वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, जंगली पशुओं के सामने डाल देते थे और देखते थे ये कैसे इसको चीर फाड़ेगा, कैसे इसे काटेगा, मारेगा, कैसे वो जो तड़पता है उसकी रोना, उसका शेर का या जो भी जानवर है उसका इसको खाना, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, और ये भी देखा गया कि इनके खाने पीने रहने की जो जगह वगैरह थी, इससे हमेशा इन्हें दूर ही रखा जाता था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं
कि रोम के दासों के साथ की स्थिति बद से बदतर थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। ठीक है, अब बारी आती है फ्रांस के सर्फ की। ठीक है, फ्रांस के सर्फ की। फ्रांस के जो सर्फ थे ये बेसिकली जो फ्रांस के सर्फ थे ये किसान ही हुआ करते थे, दास जो थे वो किसान ही थे, तथा ये किसानों का एक वो समूह था जो सबसे निम्नतम वर्ग का था। दो तरीके के समूह थे किसानों के, एक बड़ा एक छोटा, तो ये छोटा वाला था। ठीक है, इनकी समाज में एक बड़ी संख्या थी और उन पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे थे। यानी कि फ्रांस में सर्फ दास कौन थे? किसान थे, जिनका वर्ग निम्नतम था। इन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, जैसे कि उन्हें अपने मालिकों से खेती के लिए भूमि उपज का एक निश्चित भाग देना पड़ता था। ठीक है, साथ ही सर्फों को अपनी भूमि वो जो उनके भूस्वामित्व होते थे, जिन पर ये काम वगैरह किया करते थे, ये उनसे बेगारी करवाया करते थे। यानी कि फ्रांस के सर्फ तो ऐसे थे जिनको पैसा भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, मजदूरी दिए बिना उनसे मकान बनवाए जाते थे, उनसे लकड़ी कटवाई चिरवाई जाती थी, पानी भरने जैसे घरेलू काम भी करवाए जाते थे। यदि कोई भी सर्फ आजाद होना चाहे या मुक्त होना चाहे तो उनका जो मालिक होता था वो उन्हें पकड़कर उन्हें कठोर सजा देता था। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बच्चों, चाहे आप रोम के दास की बात कर लो, चाहे आप फ्रांस के सर्फों की बात कर लो, कोई ज्यादा अंतर था नहीं। सिर्फ अंतर कुछ भी नहीं, मात्र क्या है, विशेष दोनों में एक ही है कि दोनों के साथ पशु जैसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, अंतर तो नॉर्मली कुछ है ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि जब व्यवहार पशु जैसा हो रहा है तो सिंपल सी बात है ये वाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी वाला है, अब इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था ये बहुत ही धीमा पड़ने लगा। कथन के संदर्भ में 14वीं शताब्दी के संकट का वर्णन कीजिए। यानी कि 14वीं शताब्दी के जब आरंभ हुआ इसका, तो यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था ये बहुत ही धीमा पड़ गया था, जबकि 11वीं में बहुत तेजी से बढ़ा था, लेकिन 14वीं में ये बहुत तेजी से कम हो गया। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या 14वीं शताब्दी का संकट था जिससे यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया? चलिए, चाहे 14वीं शताब्दी में यूरोप का आर्थिक विकास धीमा पड़ने के कारण की बात हो या फिर 14वीं शताब्दी के संकट की बात हो, आंसर एज इट इज आपको सेम ही लिखना। हुआ क्या था कि तकरीबन 13वीं शताब्दी के आसपास जो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने शायद लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखा है 13वीं। ठीक है, 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी यूरोप में ग्रीष्म ऋतु का स्थान ले लिया, ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि फसल उत्पादन के लिए जो पैदावार के मौसम थे ये काफी ज्यादा छोटे हो गए। अब पैदावार के मौसम छोटे होंगे तो सिंपल सी बात है, फसल उगेगी नहीं अच्छी। बहुत सारे तूफान आते थे, यहाँ पे सागर से बाढ़ आती थी वो भी आते थे, जिससे कि खेत नष्ट हो जाते, फसल नष्ट हो जाते थे, जो प्रतिष्ठान होते थे वो नष्ट हो जाते थे। अब इससे क्या हुआ, सरकार को जो पैसा मिलता था टैक्स के रूप में, अब उसमें कमी हो गई, तो इन्होंने क्या किया, टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, पहले होती थी गहन जुताई, जिससे तीन जो फसल चक्र था, जैसे 11वीं शताब्दी में हमने देखा था अभी कि 3 फसल चक्र उपयोग होने लगा था। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से और लोहे के जो हल था उसके उपयोग की वजह से जो भूमि थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। ठीक है, साथ ही चरागाहों की कमी हुई और इसकी वजह से पशुओं की मृत्यु की संख्या में तेजी बढ़ने लगी। यानी कि चरागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी आई। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो संसाधन उपलब्ध था वो कम पड़ गया। यानी कि जो संसाधन पहले था ही नहीं, पहले तो कम था। जैसे मान लेते हैं टोटल जो है वो यहाँ पे 10 लोग रहते हैं और इन 10 लोगों के लिए 100 रुपए हैं, और यानी कि 10 में ये टोटल 10-10 बढ़ जाते हैं। जनसंख्या बढ़ गई, अभी हो गए 15 लोग, तो अब कैसे बटेगा? यानी कि अब सब में जो है वो 0.75 पैसा बटेगा। तो ये चीज जो थी ये संसाधन के मामले में यहाँ पे आ जाती है। तो ये संसाधन जो थे वो कम पड़ने लगे जनसंख्या बढ़ने के साथ में। ठीक है, वही बात भोजन पे आ जाती है। अब हुआ ये, जब ये सब कुछ चल ही रहा था तो 1315-17 में यूरोप में पड़ गया बहुत ही भयंकर अकाल। अब इस अकाल से पहले तो बहुत सारे इंसानों की मृत्यु हुई और 1320 में अनेक सैकड़ों हजारों पशुओं की मृत्यु हो गई इस अकाल की वजह से। ठीक है, साथ ही चरागाहों की कमी की वजह से। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की जो खदानें थी, यहाँ पे खदानों में ये चांदी जो था इसका उत्पादन कम हो गया, तो चांदी की जो कमी थी वो बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ती चली गई। धातु मुद्रा में कमी हुई तो इससे क्या हुआ, व्यापार प्रभावित हुआ और खाना वगैरह आ नहीं पा रहा था। और एक चीज सबसे बड़ी खतरनाक जो हुई वो ये कि जलपोत यहाँ पे आया करते थे, यहाँ पे रुका करते थे,
तो इससे क्या हुआ, इसके साथ में ऐसे चूहे आए जो ब्यूबेनिक प्लेग नामक बीमारी लेकर आए, और इस बीमारी ने आते आते ही सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही तकरीबन 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और बाकी के जो लोग थे वो तो मर ही रहे थे इससे। ठीक है, इसका प्रभाव बच्चों आज भी यूरोप में देखा जा सकता है, आज भी रियलिटी में। ठीक है, 2-4 केस आपको मिलते रहेंगे। विनाशशीलता के साथ आर्थिक मंदी से समाज विस्थापन हुआ। पहले देखो मजदूर जो थे वो मान लेते पहले 100 मजदूर हुआ करते थे, इनको मजदूरी चाहिए थी एक काम के लिए टोटल 100 रुपए। ठीक है, अब मजदूर बचे हैं मान लेते हैं 50। अब इन 50 बाकी मजदूर है, ये क्या कहेंगे, हमें तो मजदूरी चाहिए अब 200 रुपए। अब भाई मजदूरी है, काम तो करवाना ही पड़ेगा, तो इसके लिए मजदूरी जो दर थी वो 250% बढ़ गई। यानी कि पहले जहां एक बंदा काम के लिए 100 रुपए लेता था, अब वो कितना लेता है, 250 रुपए लेता है उस काम के। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था वो 14वीं शताब्दी में धीमा पड़ गया, या फिर 14वीं शताब्दी के संकट के बारे में। ठीक है भाई, तो 1 नंबर का बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी एक वीडियो अभी आपकी और आएगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, एक सेकंड। ठीक है, अभी आपकी एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको चैप्टर नंबर आपका जो 7 है, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका जो एक है 10, और चैप्टर नंबर एक है आपका 11, इसको समझाऊंगा। इसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन, साथ ही 8 नंबर वाले क्वेश्चन, इसकी एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल तक की हो पाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कीजिए, जितना हो सके आपसे आप उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे बच्चों, उतना ज्यादा ही हमारा और भी मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे अपने एग्जाम की तैयारी और बेहतरीन तरीके से कर पाए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी अपना फीडबैक जरूर देना कि यस सर आपने जो आज समझाया वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, बाकी आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।